जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है बीजे ऑनलाइन क्लासेस में। तो गाइज देखिए, ज्योग्राफी कक्षा 11 की ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का थर्ड चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। टेक्स्ट बुक यानी कि टेक्स्ट बुक से आपको कंप्लीट करा दिया गया है। उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यानी कि लघुत्तरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इस समय चल रहे हैं। तो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपके, तो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है गाइस, देखिएगा, उन राज्यों के नाम लिखिए जो यमुना नदी द्वारा अववाहित है। और गाइस आप सभी जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिए गाइस, ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएं। ठीक है गाइज, और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए प्लीज़ गाइज। वीडियो बहुत मेहनत से बनती हैं, समय लगता है, दोनों चीज़ें खर्च होती हैं। और मैं चाहता हूँ गाइज IAS PCS ऑल कंपटीशन की यानी कि GK GS की घर बैठे तैयारी करिएगा। ठीक है गाइज, तो देखिए अपने नोट्स ज़रूर बनाइए। मैं बार बार कहता हूँ, बगैर नोट्स के दूसरों पर डिपेंड मत रहिए, अपने नोट्स बनाइएगा गाइज। ठीक है, तो देखते हैं, चलते हैं अफवाह तंत्र के चैप्टर नंबर थर्ड के कक्षा 11 की ज्योग्राफी के फर्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। तो गाइस देखिए, उन राज्यों के नाम लिखिए जो यमुना नदी द्वारा अफवाहित है। यमुना नदी द्वारा अफवाहित होने वाले प्रमुख राज्य निम्नलिखित हैं। तो देखिए यानी कि अफवाहित यानी कि जल किसे किसे मिलता है। तो देखिए यमुना नदी द्वारा जल उत्तराखंड, फर्स्ट उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश वह प्रदेश होता है गाइज जिसको जो है केंद्र सरकार अपनी मदद देती है, यानी कि राज्य सरकार तो करती है और उसमें केंद्र सरकार भी अपनी मदद करती है, भरपूर सहयोग करती है, उसकी देखरेख करती है। ठीक है गाइज, तो इसको कहते हैं हम केंद्र शासित प्रदेश। जैसे कि घर में दादा होते हैं तो दादा सारे परिवार को देखते हैं, उसके बाद पापा आते हैं तो पापा अपने फैमिली को देखते हैं। ठीक है गाइज, तो वैसे ही यानी कि राज्य का भी दायित्व बनता है अपनी प्रजा की देखभाल करने का, राज्य की, और केंद्र का भी देखभाल पूरा बनता है, केंद्र सरकार का भी। ठीक है गाइज, तो इसलिए केंद्र शासित प्रदेशों को ज़्यादा सुविधाएं प्रदान होती हैं। ठीक है गाइज, तो ये आपका क्लियर हुआ है। आगे चलते हैं हरियाणा, और हरियाणा में भी यमुना नदी बहती है। तो देखिए 4 राज्यों से यमुना नदी बहती है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस नदी का नाम ज्ञात करें जिस पर गरसोपा जोग प्रपात स्थित है। गरसोपा बहुत आता है क्वेश्चन गाइस, IAS PCS ऑल कंपटीशन एग्जाम। ठीक है गाइस, अभी मैंने लेटेस्ट में 19 10 को यानी कि आपका PCS एग्जाम दिया था, तो उसमें भी आया था। यानी कि क्वेश्चन आते रहते हैं गाइस, SSC लॉर्ड सबॉर्डिनेट स्टेनो एग्जाम समूह है, किसी के लिए भी ज्योग्राफी से 30 से 35 क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो देखिए गाइस, गरसोपा जोग प्रपात शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। विस्तृत उत्तरीय प्रश्नोत्तर। तो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि प्रश्नोत्तर हैं ये। देखिए गाइज लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर। ठीक है गाइज, तो देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन। तो देखिए भारत के अफवाह तंत्र के स्वरूप का विवरण दीजिए। उत्तरी भारत के पश्चिमी नदी तंत्र का वर्णन कीजिए। तो देखिए गाइज आंसर देखेंगे, किसी भी देश अथवा प्रदेश की छोटी बड़ी सभी नदियों नालों यानी कि नदियों नालों सरिताओं आदि की समग्र अफवाह प्रणाली को अफवाह तंत्र की संज्ञा दी जाती है। यानी कि उसमें बड़ी बड़ी नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ किसी भी राज्य की, छोटे छोटे नाले नदियाँ, यानी कि ये सब क्या है? अफवाह तंत्र, ड्रेनेज, इंग्लिश में कहेंगे हम ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है गाइज, अफवाह तंत्र की संज्ञा दी जाती है किसी भी क्षेत्र का अफवाह तंत्र उस क्षेत्र की भौतिक संरचना, भूभाग के ढाल, जल प्रवाह का वेग एवं आकार आदि तथ्यों पर निर्भर करता है। भारत एक विशाल देश है जिसकी धरातलीय संरचना एवं भूस्वरूप में सर्वत्र अनेक विभिन्नताएं पाई जाती हैं।
ठीक है गाइज, यानी कि भारत डाइवर्सिटी है, बहुत ही विभिन्नताएं पाई जाती हैं, नेचुरलिटी बहुत अच्छी पाई जाती है। ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसी नेचुरलिटी यानी कि नेचुरल संसाधन, प्राकृतिक संसाधन कहीं नहीं पाए जाते हैं जैसे इंडिया में हैं। ठीक है गाइज, इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। इसका प्रभाव यहाँ के अफवाह तंत्र पर भी पड़ा है। यही कारण है कि भारत में अफवाह तंत्र के अनेक स्वरूप देखने को मिलते हैं। और गाइज, आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि गाइज, मैं ज्योग्राफी यानी कि ज्योग्राफी से भी मैंने एजुकेशन की हुई है। तो गाइज, मुझे अच्छा लगता है नेचर के पास घूमना और देखना। तो गाइज, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, प्रकृति को ज़्यादा न छेड़ें। अगर 10 पेड़ काटते हैं तो 15 पेड़ लगाइए, 1 पेड़ काटते हैं तो 5 पेड़ लगाइए गाइज प्लीज़। तो जिससे हमारा जो है ड्रेनेज सिस्टम अच्छा चलता रहेगा, नदियाँ अच्छी बहती रहेंगी और हमको भी ताज़ी हवा ऑक्सीजन प्रदान होती रहेगी, जीवन हमारा खुशहाल रहेगा। नहीं तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो प्लीज़ आप सभी से निवेदन है, जो वीडियो को देखें पूरा देखें गाइज। ठीक है, और प्रकृति से ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें। एसी, हीटर, गीजर और अन्य एसी गाड़ियाँ, इनका इस्तेमाल कम करिएगा, जिससे हमारे एनवायरनमेंट पर, ड्रेनेज सिस्टम पर, ऑल नेचर बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स पर प्रभाव पड़ता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। तो प्लीज़ गाइज, इन सुविधाओं को कम यूज करिए, आप सभी से मेरा निवेदन है। ठीक है गाइज, तो आगे चलते हैं। भारत का अफवाह तंत्र। उद्गम के आधार पर भारत की नदियों के अफवाह तंत्र को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, उत्तरी भारत या बृहद मैदान का अफवाह तंत्र। ठीक है गाइज, तो आगे देखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है आपका सिंधु नदी अफवाह तंत्र। सिंधु नदी अफवाह तंत्र, दूसरा है गंगा नदी अफवाह तंत्र, तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी अफवाह तंत्र। ये उत्तरी भारत या बृहद मैदान का अफवाह तंत्र है, 3 नदियों का अफवाह तंत्र है। ठीक है गाइज, भारतीय प्रायद्वीपीय भारत का अफवाह तंत्र। तो देखिए, प्रायद्वीपीय भारत का अफवाह तंत्र देखेंगे तो प्रायद्वीपीय भारत के अफवाह तंत्र में है पश्चिमोगामी अफवाह तंत्र, नर्मदा नदी अफवाह तंत्र है, यानी कि पश्चिम की तरफ नर्मदा नदी अफवाह तंत्र है, ताप्ती नदी अफवाह तंत्र है पश्चिम साइड में, पूर्वीगामी यानी कि ये पश्चिमी गामी है पश्चिम साइड के लिए, पूर्वीगामी अफवाह तंत्र देखते हैं गाइज। तो देखिए, पूर्वी महानदी अफवाह तंत्र है, महानदी पूर्व साइड में, पूर्व दिशा में, दामोदर नदी अफवाह तंत्र, गोदावरी नदी अफवाह तंत्र, कृष्णा नदी अफवाह तंत्र, कावेरी नदी अफवाह तंत्र। तो पूर्वी साइड में ज़्यादा नदियां हैं, तो ये अफवाह तंत्र बड़ा है। ठीक है गाइज, प्रायद्वीपीय भारत का अफवाह तंत्र बड़ा है। आगे देखते हैं। तो चलिए गाइज, आगे चलते हैं। तो देखिए, उत्तरी भारत के पश्चिमी नदी तंत्र में सिंधु यानी कि उत्तरी भारत का जो नदी तंत्र है, इन नदियों का जल सबसे ज़्यादा है। तो देखिए, सिंधु नदी, सतलुज नदियाँ महत्वपूर्ण हैं। इनका विवरण इस प्रकार है। सिंधु नदी देखते हैं गाइज। सिंधु नदी तिब्बत के पठार से निकलकर 2880 किलोमीटर की दूरी तक प्रभावित होती हुई अरब सागर से मिल जाती है। हमारे देश में यह नदी मात्र 1114 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ यानी कि सिंधु नदी की सहायक नदियाँ देखिए गाइज, सतलुज, ब्यास, झेलम, चीनाब, रावी, ये पंजाब प्रांत से भी होकर बहती हैं, इसलिए उसका पंजाब यानी कि 5 नदियों का प्रदेश कौन है? पंजाब। क्वेश्चन बहुत आता है गाइज, ऑल कंपटीशन में आता है। ठीक है गाइज, आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देने जाएं यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम देने जाएं, क्वेश्चन सभी जगह आते हैं, सारे इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चन हैं। ठीक है गाइज, यानी कि 5 नदियों का प्रदेश कौन कहलाता है? पंजाब। सतलुज, ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी, ये नदियाँ पंजाब से होके गुजरती हैं और सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है गाइज, भारत विभाजन के फलस्वरूप सिंधु नदी तंत्र के मुख्य भाग पाकिस्तान में चले गए, यानी कि जब हमारा भारत विभाजन हुआ, भारत पाकिस्तान बटा, तो सिंधु नदी का जो मुख्य भाग है वो पाकिस्तान में चला गया है। ठीक है गाइज, नदियों में सतलुज नदी भारत में सबसे अधिक जल प्रदान करती है। और देखिए, सतलुज नदी जो है भारत में सबसे अधिक जल प्रदान करती है।
क्वेश्चन आता है यानी कि भारत में सबसे अधिक जल प्रदान करने वाली नदी कौन है? तो भारत में सबसे अधिक जल प्रदान करने वाली नदी है सतलुज। याद रखेंगे गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। 1960 के भारत व पाकिस्तान के सिंधु जल समझौते के अनुसार, सिंधु जल समझौता हुआ 1960 में, तो भारत सिंधु व झेलम नदी के केवल 20% जल का उपयोग करेगा। यानी कि भारत जो है 20% जल का उपयोग करेगा, जबकि चीनाब, रावी, ब्यास, सतलज नदी के जल का 80% उपयोग करेगा। यानी कि इन नदियों का जो है 80% जल यूज करेगा और सिंधु नदी का जल 20% यूज करेगा। 80% केवल पाकिस्तान यूज करेगा, पाकिस्तान वाले यूज करेंगे। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। सतलुज। अब देखिए सतलुज नदी कैलाश पर्वत से निकलकर, अब देखिए क्वेश्चन आता है सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? तो सतलुज नदी कैलाश पर्वत से निकलती है, लगभग 1440 किलोमीटर की दूरी में प्रभावित होती हुई सिंधु नदी में मिल जाती है। झेलम कश्मीर राज्य की प्रमुख नदी है। क्वेश्चन आता है गाइज, कश्मीर राज्य की प्रमुख नदी का नाम लिखिए। तो कश्मीर राज्य की प्रमुख नदी है झेलम। ठीक है गाइज, याद भी रहेगा। पर्वतीय प्रदेश से मैदान की ओर मुड़ने पर इसका जल प्रवाह मंद हो जाता है। कश्मीर की प्रसिद्ध हरी भरी सुखद घाटी झेलम नदी के मोड़ के समीप स्थित है। यानी कि झेलम नदी के समीप कश्मीर की जो हरी भरी प्रसिद्ध घाटी, विश्व प्रसिद्ध घाटी है कश्मीरी सेब। ठीक है गाइज, तो ये झेलम नदी के समीप स्थित है। नदियों से ने इस मैदान को बहुत ही उपजाऊ बना दिया है। और जो नदियों की मिट्टी होती है, नदियों द्वारा जो काट के लाई जाती है बरसात में, तो वो मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है मिट्टी। ठीक है गाइज, उसमें आप कुछ भी उगा सकते हैं, कोई भी चीज़ उग जाएगी उसमें, कोई भी फसल। इस भाग में नहरी सिंचाई का संघनतम जाल पाया जाता है। ठीक है गाइज, और मैदान में जो है नदियाँ यानी कि सिंचाई का काम भी करती हैं। डैम बनाकर उनसे छोटी छोटी नहरें निकाली जाती हैं। जैसे रामनगर में कोसी बैराज है, कोसी बैराज से पूरे रामनगर क्षेत्र को, मालधन क्षेत्र को, पीरूमदारा क्षेत्र को, और आपके रामनगर यानी कि आधा उत्तर प्रदेश तक, और पूरे आधे यानी कि कुमाऊं मंडल को, उधमसिंह नगर को, नैनीताल जिले को जल प्रदान करते हैं। यानी कि कोसी डैम से, कोसी बैराज से, सॉरी कोसी बैराज, डैम नहीं। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के पूर्वी नदी तंत्र का वर्णन कीजिए। तो देखिए भारत का पूर्वी नदी तंत्र गाइज, देखते हैं भारत का पूर्वी नदी तंत्र। भारत के पूर्वी विशाल नदी तंत्र को निम्नलिखित उप तंत्रों में विभाजित किया जा सकता है। गंगा नदी तंत्र, तो पूर्वी नदी तंत्र यानी कि गंगा नदी तंत्र। गंगा भारत की प्रसिद्ध व धार्मिक महत्व वाली नदी है। यानी कि गंगा भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका धार्मिक महत्व बहुत अधिक है, और गंगा माँ भी कहते हैं, और गंगा भारत की प्रसिद्ध धार्मिक नदी भी है। ठीक है गाइज, जो हिमालय के गंगोत्री यानी कि कहाँ से निकलती है? हिमालय के गंगोत्री हिमनद से। गोमुख, गंगोत्री हिमनद के गोमुख हिमानी से निकलती है। हरिद्वार, हिमानी का मतलब है यानी कि बर्फ़ की नदी या बर्फ़ का ग्लेशियर। हरिद्वार से गंगा नदी की मैदान यात्रा आरंभ होती है। आपका क्वेश्चन आता है गंगा नदी मैदान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो राइट आंसर होगा गाइज हरिद्वार। तथा इसका गति भी मंद पड़ जाती है, और गति भी हरिद्वार से मंद पड़ जाती है। मैदानी भाग में इसकी चौड़ाई अधिक है। अगर क्वेश्चन आता है गंगा नदी जवानी अवस्था में कहाँ से निकलती है? तो यानी कि पहाड़ों से हरिद्वार तक उसकी यानी कि यंग स्टेज रहती है जब हिमालय से निकलती है, फिर उसके बाद मिडिल आती है, फिर ओल्ड आती है। चौड़ाई अधिक है। प्रयाग इलाहाबाद में यमुना व अदृश्य सरस्वती नदियाँ यानी कि संगम, इलाहाबाद में जो संगम होता है त्रिवेणी, त्रिवेणी का मतलब है 3 नदियों का संगम, गंगा, यमुना, सरस्वती। सरस्वती नदी जो है वो अदृश्य है, अदृश्य का मतलब दिखाई नहीं देती है। ठीक है गाइज, यानी कि गंगा और यमुना दिखाई देती हैं, आकर मिलती हैं, दोनों का जल अलग अलग है। गंगा का सफ़ेद पानी है और यमुना का हल्का सा नीला पानी है। जब आप त्रिवेणी संगम पर जाएंगे तो देखिएगा गाइज क्या प्रकृति का नज़ारा है, कैसा लगता है। दोनों बहने बहने, तीनों बहने बहने, गंगा, यमुना, सरस्वती यानी कि
तीनों बहनें एक दूसरे से लड़ती हैं। गंगा का जल उसको धक्का मारता है, यमुना का जल गंगा नदी के जल को धक्का मारता है। आपस में लड़ते हुए आगे निकल जाते हैं, यानी कि चले जाते हैं। फिर दोनों लड़ते लड़ते एक हो जाते हैं। तो इससे भी हमें सीख लेनी चाहिए, ज़्यादा नहीं लड़ना चाहिए और हमें सबको मिलजुल के रहना चाहिए। ठीक है, तो नदी जैसे बहती है, बहता हुआ पानी हमेशा शुद्ध माना जाता है, तो वैसे भी हमें अपने जीवन को बहाना चाहिए और अपने जीवन को जीना चाहिए। ठीक है गाइज, तो ढाल में कभी आनी आरंभ हो जाती है। डेल्टा के समीप गंगा नदी का ढाल बहुत ही मंद हो जाता है। गंगा नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्वेश्चन आता है गाइज, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों पे है? तो गंगा यमुना डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा नदी का डेल्टा है। गंगा भारत की सबसे पवित्र व सबसे लंबी नदी है, और गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, यानी कि भारत का बात आती है तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, और सबसे पवित्र नदी है, जिसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है। यानी कि लंबाई थोड़ा डिफरेंस हो जाती है गाइज, कहीं कोई सी बुक्स में अलग दे देते हैं। ठीक है गाइज, तो थोड़ा डिफरेंस चलता है, तो 2514 किलोमीटर है। इसके तट पर हरिद्वार, यानी कि देखिए गंगा नदी के किनारे किनारे बसे हुए शहर मुख्य है, तो हरिद्वार कानपुर, प्रयाग, इलाहाबाद, जिसको हम प्रयाग, पहले प्रयाग नाम था, वर्तमान में इलाहाबाद, वाराणसी, जो मेन शहर हैं वाराणसी, पटना, कोलकाता जैसे बड़े नगर स्थित हैं। गंगा नदी का अफवाह क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा अफवाह क्षेत्र है, और गंगा नदी का जो अफवाह क्षेत्र है वो भारत का सबसे बड़ा अफवाह क्षेत्र है, यानी कि सबसे ज़्यादा जल प्रदान करता है। ठीक है गाइज, गोमती, अब देखिए गंगा की सहायक नदियाँ गोमती, सोन, घाघरा, गंडक, कोसी इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। ठीक है गाइज, जो कोसी बैराज मैंने आपको बताया रामनगर के पास से निकलता है। ठीक है गाइज, उत्तराखंड के यानी कि नैनीताल जिला रामनगर में। आगे चलते हैं गाइज, अब देखते हैं यमुना नदी तंत्र। नंबर 2, यमुना नदी तंत्र। यमुना नदी हिमालय पर्वत के यमुनोत्री हिमानी से निकलकर, यानी कि कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमालय से, यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, समांतर प्रभावित होती हुई प्रयाग में गंगा नदी से मिल जाती है। और यमुना नदी जो है, यानी कि कहाँ मिलन होता है? अभी बताया था, त्रिवेणी गंगा संगम। प्रयाग तक इसकी लंबाई 1375 किलोमीटर है, यानी कि जब यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, तो यानी कि इलाहाबाद तक जो यमुना की दूरी है जो बहती है वो 1375 किलोमीटर। दिल्ली, अब देखिए यमुना नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर हैं दिल्ली, मथुरा, आगरा, यमुना नदी के किनारे स्थित महत्वपूर्ण ऐतिहासिक नगर हैं। ठीक है गाइज, दिल्ली रहने का मन सबका करता है, मथुरा, आगरा यमुना नदी जाने के किनारे। ठीक है, कृष्ण जन्मस्थली, सिंधु, बेतवा, केन एवं चंबल इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। यमुना नदी की क्वेश्चन आता है गाइज, यमुना नदी की सहायक नदियों के नाम लिखिए। 4 विकल्प बने होते हैं आपके, कोई भी एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट आंसर या ऑल कंपटीशन में शॉर्ट आंसर, यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस, ऑल कंपटीशन, ऑल काइंड्स, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, SSSC हो, समूह गए हो, यानी कि गंगा नदी की, यमुना नदी की सहायक नदियाँ बताइए। तो सिंधु, बेतवा, केन एवं चंबल इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। अब इसमें से अगर मिस्टेक करने तो एक नदी कम कर देंगे, दूसरी डाल देंगे, तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो आपको ध्यान रखना है, अपने नोट से तैयार कर लेने हैं। ये सभी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती हुई यमुना नदी से मिल जाती हैं। अब ये नदी जो है सिंधु, सिंध, बेतवा, केन और चंबल, यानी कि ये नदियाँ जो हैं इनकी खासियत ये है, ये दक्षिण से प्रभावित होती हुई उत्तर की ओर प्रभावित होती हैं दक्षिण दिशा से, और यमुना नदी में आके मिल जाती हैं। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। आगे आता है गाइस ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत से निकलती है। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील, यानी कि मानसरोवर, क्वेश्चन आता है गाइस मानसरोवर झील कहाँ स्थित है?
तो कैलाश पर्वत श्रेणी के निकट स्थित है। यह नदी ब्रह्मपुत्र यानी कि कैलाश पर्वत से निकलती है। यह नदी दक्षिण तिब्बत में बढ़ती हुई पूर्वी हिमालय के नामचा बरवा शिखर के समीप अचानक दक्षिण की ओर मुड़कर भारत में प्रवेश करती है। तिब्बत में इसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी को क्वेश्चन आता है गाइज, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो गाइज ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। असम में इसे दिहांग कहा जाता है और असम में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहा जाता है। दिवांग दिवांग तथा लोहित इसकी सहायक नदियां हैं। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां दिवांग और लोहित इसकी सहायक नदियां हैं, जो विपरीत दिशाओं से आकर यानी कि विपरीत दिशाओं से आकर इसमें मिल जाती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी असम राज्य में प्रभावित होती हुई गंगा नदी से मिल जाती है। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है यानी कि असम राज्य में निकल जाती हुई गंगा नदी से मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी में लेकर डिब्रूगढ़ तक इसमें नावें एवं जलयान चल सकते हैं। ठीक है गाइज, तो देखिए असम में जो है डिब्रूगढ़ है, तो डिब्रूगढ़ तक इसमें नावें और जलयान भी चलते हैं, यानी कि वहाँ पानी ज़्यादा रहता है। गुवाहाटी एवं डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित प्रमुख शहर हैं। तो गाइज देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? अगर आपसे क्वेश्चन आता है तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर हैं गुवाहाटी एक एक्सप्रेस भी जाती है, गुवाहाटी डिब्रूगढ़, और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हुए दो प्रमुख शहर हैं। यह नदी अपनी बाढ़ तथा प्रभाव मार्ग में परिवर्तन के लिए विख्यात है। अब ब्रह्मपुत्र नदी गाइज आपसे क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी भारत की यानी कि अपने बाढ़ और प्रभाव मार्ग में परिवर्तन के लिए विख्यात है, यानी कि बाढ़ सबसे ज़्यादा आती है इस नदी में, और जो है गाइज यानी कि अपना मार्ग चेंज करने में ये विख्यात है। अभी आपको कल कहीं मिलेगी और अगले 2-3 रातों में कहीं मिल जाएगी, खासकर बारिश के समय में। ठीक है गाइज, इसकी बाढ़ से प्रतिवर्ष जनधन की बहुत अधिक हानि होती है, यानी कि जनधन चारों तरफ सब कुछ खत्म हो जाता है। ठीक है गाइज, ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। जैसे आपने जनधन की हानि देखी गाइज केदारनाथ में जो प्रलय आई थी, ठीक है, कुछ ही मिनट में पल झपकते ही कैसी प्रलय हुई थी। ठीक है, यानी कि जून में। आगे चलते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों की तुलना यानी कि उनकी कंपेयर करनी है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से कीजिए। जो हिमालय की नदियां हैं प्रायद्वीपीय नदियों की आपस में कंपेयर करनी है, तुलना करनी है। हिमालय से निकलने वाली नदियों की प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से तुलना। ठीक है गाइज, तो देखते हैं आधार यानी कि आधार हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो देखते हैं उत्पत्ति का मतलब है कहाँ से निकलती हैं। तो हिमालय से निकलने वाली अधिकांश नदियाँ का जन्म एवं उत्पत्ति हिमानियों ग्लेशियर से हुआ है। ठीक है गाइज, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियाँ वर्षा जल या भूमिगत जल पर निर्भर है क्योंकि यहाँ हिमपात नहीं होता है। अब एक गाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है, जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं वहाँ हिमपात का मतलब बर्फ़ नहीं पड़ती है, तो वो नदियाँ भूमिगत जल पर या वर्षा के जल पर निर्भर करती हैं। वर्षा अधिक होगी तो नदियाँ चलेंगी, नहीं तो सूख जाएंगी। भूमिगत जल नीचे से जल जो निकलता है उससे नदियाँ बनती हैं। ठीक है गाइज, और हिमालय से हिमानी द्वारा यानी कि बर्फ़ की नदियाँ निकलती हैं, वहाँ बर्फ़ पड़ती है। प्रायद्वीपीय भारत में बर्फ़ की नदियाँ नहीं हैं। ठीक है गाइज, नंबर 2 है जल उपलब्धता। हिमाच्छादित प्रदेशों से निकलने के कारण हिमालय से निकलने वाली नदियाँ वर्ष भर सतवाहिनी एवं सदा नीरा रहती हैं। सदा नीरा या सतवाहिनी का मतलब हमेशा उनमें जल चलेगा, कम चलो या ज़्यादा चलो। तो हमेशा हिमालय से निकलने वाली नदियाँ वर्ष भर अपना जल प्रभावित करती हैं। ठीक है गाइज, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ निम्न पहाड़ियों तथा पठारों से निकलती हैं, यानी कि छोटी छोटी पहाड़ियों से और पठारों से निकलती हैं। ठीक है गाइज, यानी कि
अतः वर्ष भर जल की आपूर्ति न होने के कारण ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं और ये नदियाँ जल कम होने के कारण यानी कि ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं। इन नदियों में वर्षा ऋतु में ही जल रहता है, जिस कारण ये सतवाहिनी एवं सदा नीरा नहीं है, यानी कि इन नदियों में हमेशा जल नहीं बहता है। ठीक है गाइज, तो ये आपस में तुलना है। अब देखते हैं परिवहन। तो गाइज देखिए, परिवहन। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ समतल मैदानी क्षेत्रों में बहुत ही मंद गति से प्रभावित होती हैं। ये नदियाँ जल परिवहन की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। अब जो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं, हिम नदियों से, यानी कि तो वो प्लेन्स में जो है बहुत मंद गति से बहती हैं और इनमें जलयान, नौकायान और शिप जहाज जो बड़े बड़े होते हैं वो चल सकते हैं। ठीक है गाइज। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ असमतल, उबड़ खाबड़, पथरीले भागों में तीव्र गति से प्रभावित होती हैं। जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, समतल, उबड़ खाबड़ यानी कि ऊंचा नीचा से बहती हुई जाती हैं, तो इन नदियों का जल तीव्र गति से बहता है। तो प्रभाव क्षेत्र की विषमता के कारण जल परिवहन की दृष्टि से अनुपयोगी हैं। और ये प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं उनमें हम नौकायान संचालन या कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये इन दोनों का कंपेयर है। अगला देखिएगा तुलना, अफवाह क्षेत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम किसका ज़्यादा है। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों का अफवाह क्षेत्र विशाल है। ठीक है गाइस, लेटेस्ट यानी कि आपको देखिए, यानी कि आप खुद ही जान जाएंगे जब हिमालय से जो नदियाँ निकल रही हैं जो वर्ष भर बहती हैं, तो देखिए नदियों का अफवाह क्षेत्र विशाल है और प्लेन्स में बहती हैं और मंद गति से बहती हैं, जैसे गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों का। ठीक है गाइज। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के अफवाह क्षेत्र बहुत ही छोटे हैं, यानी कि इनके अफवाह क्षेत्र कैसे हैं, बहुत ही छोटे हैं, जैसे कृष्णा एवं कावेरी नदियों। ठीक है गाइज। स्थलाकृति, अब स्थलाकृति देखते हैं। ये नदियाँ कोप मिट्टी का निक्षेप कर विशाल समतल या उपजाऊ मैदानों का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ छोटे छोटे परंतु उपजाऊ डेल्टाई मैदानों का निर्माण करती हैं। ठीक है गाइज। यानी कि स्थलाकृति जो है, जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं उपजाऊ मैदानों का निर्माण करती हैं और ये उपजाऊ डेल्टा मैदानों का निर्माण करती हैं। छोटे छोटे डेल्टा बन जाते हैं, यानी कि नदी कहीं सूखा छोड़ जाती है, कहीं पानी से भर जाता है और बीच में खाली रहता है, जिसको हम डेल्टा कहते हैं। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। जल विद्युत व्यय। इन नदियों के समतल मैदानी भागों में प्रभावित होने के कारण प्राकृतिक जल प्रपातों का अभाव पाया जाता है, यानी कि यहाँ प्राकृतिक जल अभाव पाया जाता है, जिस कारण कृत्रिम प्रपात बनाकर जल विद्युत शक्ति उत्पादन में भारी व्यय करना पड़ता है। यानी कि जो कृत्रिम का मतलब होता है मैन मेड, निर्मित, मानव द्वारा बनाए जो जाते हैं उनमें ज़्यादा व्यय खर्च होता है, जिससे जल विद्युत महंगी पड़ती है। अब देखते हैं प्रायद्वीपीय नदियों का। ये नदियाँ असमतल, ऊंचे पथरीले भागों से प्रभावित होने के कारण अपने प्रभाव मार्ग में प्राकृतिक प्रपातों का, यानी कि जो ऊपर से जल नीचे को गिरता है खूब ऊंचाई से, तो उसको हम जलप्रपात कहते हैं, तो निर्माण करती हैं, जिससे जल विद्युत शक्ति का उत्पादन सुगम एवं सस्ता पड़ता है। तो प्रायद्वीपीय नदियों से जो जल विद्युत उत्पादन होता है वो सस्ता और सुलभ होता है, और हिमालय से जो निकलने वाली नदियों पर जल विद्युत हम प्रदान करते हैं मैनमेड निर्मित, वो महंगा होता है। ठीक है गाइज। नंबर 7 देखते हैं, सिंचाई क्षमता। सिंचाई क्षमता। हिमालय से निकलने वाली सतवाहिनी एवं सदा नीरा नदियों के प्रभाव क्षेत्र समतल हैं, अतः इनसे नहरें निकालना बहुत सरल है, जो सिंचाई कार्यों में प्रयुक्त की जाती हैं। सदा नीरा न होने के कारण जो नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, इन नदियों से नहरें नहीं निकाली जा सकती हैं, तथा इन्हें सीमित क्षेत्रों में ही सिंचित कार्य संभव हो पाया है। यानी कि कुछ क्षेत्रों में ही सिंचित कार्य हो जाता है, जहाँ से तीव्र गति से थोड़ा थोड़ा ढाल लेके और उनको नहरें द्वारा दे दिया जाता है जल। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। आगे है अवस्था। ठीक है गाइज, क्या है अवस्था। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अभी अपनी युवावस्था में हैं। जो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं वो युवावस्था में होती हैं, यानी कि जिसको हम तूफान की अवस्था भी कहते हैं। ठीक है गाइज, तो युवावस्था में होती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पुरानी और ये अपने
आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। ठीक है गाइज, यानी कि ये पुरानी होती हैं और नदियाँ हिमालय की युवाएं होती हैं। ठीक है गाइज, प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पुरानी और ये अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी होती हैं। ठीक है गाइज, तो आज के लिए ये अफवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम ज्योग्राफी भूगोल कक्षा 11। ठीक है गाइज, तो बाकी क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको। ठीक है गाइज, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है गाइज, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन ऑल प्रेस करें। ठीक है गाइज, और वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। और आप सभी कंपटीशन की तैयारी करने वाले या ऑल बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले, किसी भी राज्य का बोर्ड एग्ज़ाम हो, ठीक है गाइज, ऑल कंपटीशन के लिए तो प्लीज़ गाइड नोट्स ज़रूर बनाएं। ठीक है गाइज, तो जय हिंद जय भारत।